नमस्कार दोस्तों। भारत के धर्म और संस्कृति को खतरा किससे है? कौन है जो भारत के लोकतंत्र को बुलडोज कर रहा है और उसे खत्म कर देना चाहता है, उसे अधिनायकवाद में तब्दील कर देना चाहता है, नफरत में फंसा देना चाहता है? कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता है, उस कांग्रेस से मुक्त करना चाहता है जो आइडिया ऑफ इंडिया देता है? क्यों कांग्रेस के ऊपर तमाम राजनीतिक दल मिलकर के विचारधाराओं से विपरीत होते हुए भी मिलकर हमला करने लगते हैं? और कौन है जो दुनिया में, भारत में, सब जगह शांति, अहिंसा और प्रेम के उस संदेश को जो महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था और जिसे भारत के संत महात्माओं ने पोषित किया था, उसे खत्म कर देना चाहता है? उसके विपरीत भारत को अपमानित करा के खड़ा कर देना चाहता है। भारत की विदेश नीति से लेके हर जगह भारत को अपमानित कराता है। जी हां, यह आज विषय पूरी दुनिया में और भारत में हर जगह चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि एक समय होता था जब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उसने एक गाना बनवाया था जो हर टीवी चैनल पे हर जगह चला करता था, दूरदर्शन पे चलता था, रेडियो पे चलता था, और वो ये होता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा में बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जी हां, यानी सबको जोड़ने की बात होती थी, सबके सुर एक साथ लेके चलने की बात होती थी, और बात होती थी ऐसी हल्की हल्की बारिश हो जो सबको एक आनंद दे और फिर सब मिलके सागर में मिले और दुनिया में राज करे। जी हां, यह संदेश देने वाला कांग्रेस की सरकार में गीत बना था, जो हर भाषा में, भारत की जितनी भाषाएं हैं हर भाषा में यह गीत, इतनी पंक्तियां गाई गई। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उसी भारत में भारतीय जनता पार्टी तथा कथित सनातनी हिंदुत्ववादियों ने जो किया है वह भी समझ लीजिए। आज मोदी राज में हिंदू धर्म संस्कृति के नाम पर लड़के लड़कियां पूरे भाव भंगिमा के साथ में गीत गा रहे हैं बैंड बाजे पे कि भारत में जो देशद्रोही है उसकी मां का भो डॉट डॉट डॉट। अब आप सोचिए, किस तरह के शब्द गीत गाए जा रहे हैं। ये गीत सरकार ने नहीं बनवाया है, लेकिन सरकार का संरक्षण है, सरकार का प्रोत्साहन है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सरेआम सड़क पर बैंड बाजा के साथ ये गीत नहीं बजते। ये गीत बज रहे हैं, चुनावी राज्यों में भी बज रहे हैं, और इस तरह वहां पर भगवाधारी वह लोग कर रहे हैं। धार्मिक स्थानों पे जो दूसरों के, अल्पसंख्यकों के हैं, उन पर हमले हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तब हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को जोड़ने की बात की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में, और इसके पहले मुख्यमंत्री रहते इतने ही कार्यकाल में, उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई और नफरत फैलाने के काम किए, और नफरत फैलाने वालों को प्रोत्साहन भी दिया, संरक्षण भी दिया। तो यह स्थिति, नेहरू जी क्या कर रहे थे? नेहरू जी लगातार जोड़ने की बात कर रहे थे। उन्होंने सिनेमा शुरू किया, सिनेमा शिक्षा शुरू की, उसकी जागरूकता के लिए माध्यम बनाया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके एक साल के भीतर ही उन्होंने 1948 में सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाया और उसके अधीन जो फिल्म डिवीजन बनाई। 1949 में फिल्म इंक्वायरी कमीशन बनाया, कमेटी बनाई, और उसके बाद में 1952 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू किया, और 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना हुई। 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का गठन हुआ, और इसके बाद 1960 में
पुणे में इंस्टीट्यूट बना टीवी और फिल्म ट्रेनिंग का प्रशिक्षण संस्थान, और इसके बाद में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, भारतीय नाट्य विद्यालय बनाए गए, और इसी तरह नेहरू ने तमाम सिनेमा और दूसरी चीजों को किया। 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई, और इस तरह से करके कला संस्कृति सबको उत्थान के लिए काम किया गया था। लेकिन आज क्या होता है, आज का प्रधानमंत्री सुबह उठता है तो जिस तरह संघी रोज उठते हैं, सुबह उठकर हिंदू मुसलमान और मुस्लिम विरोधी तमाम तरह के स्लोगन्स, और उसके अलावा ईसाइयों के खिलाफ और सबके खिलाफ, हर अल्पसंख्यक के खिलाफ होता है। तभी शायद आज राहुल गांधी केरल में थे, केरल में वो बता रहे थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस नफरत के माहौल में देश को बर्बाद किया है। चर्चों पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं, बौद्ध मठों पे हमले हो रहे हैं, और हमले हो रहे हैं जैन मंदिरों पे। जी हां, कहीं ज्यादा हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा टारगेट पे है या तो ईसाई है या मुसलमान है, और इस तरह से करके जब ये हमले करते हैं तो पूरी दुनिया में संदेश देते हैं कि भारत किस तरह का हो गया है। राहुल गांधी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुलामी की है और उसके बाद में बर्बाद किया है, वह भारत के लिए बेहद खतरनाक है। जब वह संदेश देते हैं तो निश्चित रूप से आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, इसके पहले यदि आप देखें तो नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार जो है वो मिलकर के जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पूरा राजनीतिक विद्वेष पैदा कर रही है, उससे खाड़ी देशों में भड़कावे वाले बयान दे रहे हैं, और इसी तरीके से जिससे कि लाखों भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ गया है, भारत का जो संप्रभुता और अस्तित्व खतरे में पड़ गया, और न जाने क्या क्या। अब इसी तरह से जब वो कहते हैं सबरीमाला में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि उसमें भाजपा और एलडीएफ यानी वामपंथी के लोग हैं, उसमें भी कांग्रेस को ही दोषी बताने लगते हैं। जब यह करते हैं तो आता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है या क्या है। यदि ये सब कुछ हुआ है तो उन्होंने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं इस पर कोई सख्त कदम उठाया? क्योंकि असल में नरेंद्र मोदी की ही भूमिका संदिग्ध है। वो जिस तरह से कर रहे हैं वो समझा जा सकता है कि कैसे उन्होंने बर्बाद किया है। शायद यही वजह है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है जो चीज ये कर रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस बार बार कहती है कि जिस तरह से इन्होंने पूरे देश को संकट में डाला है, तो इसी पर बात शुरू करता हूं कि कैसे मुर्शिदाबाद में, जो पश्चिम बंगाल में आता है, वहां पर किस तरीके से टीएमसी की जो सरकार है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके वहां कांग्रेस के प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी जो प्रचार कर रहे थे, जो पूर्व सांसद भी हैं, उनके ऊपर हमला कराया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं पे हमला कराया जाता है, और इस तरह से करा के उन्हें रोका जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो इसलिए ऐसी जगह पे दोनों एक हो जाएंगे। यह नैरेटिव बनाना है कि लड़ाई तो टीएमसी और बीजेपी में है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो यह साजिश वो रचते हैं, और इस साजिश के तहत हमला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हो रहा है। दिखा, शोर मच रहा है मीडिया में किसका, बीजेपी का और सबका, लेकिन हमला कांग्रेस पर होता है, क्योंकि कांग्रेस यदि आ गई तो दोनों नफरत की विचारधाराएं, भ्रष्टाचार की विचारधाराएं खत्म हो जाएंगी। जी हां, तो मिलके खेल होते, क्योंकि गौतम अडानी को ये भी संरक्षण देते हैं, वो भी देते हैं, अंबानी को ये भी संरक्षण देते हैं, वो भी देते हैं। अंबानी के घर शादी में नरेंद्र मोदी भी जाते हैं और ममता बनर्जी भी जाती है। जी हां, तो यह आप समझ लीजिए, यह स्थिति है कि दोनों उनके साथ खड़े हैं, इसलिए दोनों ये साजिश रचते हैं। वैसी स्थिति जैसे शिवसेना के नेता संजय राउत ने बताया कि कैसे अमित शाह को जब गिरफ्तार किया था एसआईटी ने,
कांग्रेस शासन के दौरान, तो शरद पवार ने दबाव डाल करके उन्हें छुड़वाया था। जी हां, शरद पवार ने। यह बात संजय राउत कहते हैं। तो वही बात यहां पर होती है पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से। इसके अलावा आप देखें केरल में एलडीएफ भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। और चुनाव आयोग केरल पुलिस के साथ मिलकर मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। यानी वो सब मिलकर एक काम कर रहे हैं कि या तो एनडीए को जिताओ या एलडीएफ को जिताओ, कांग्रेस मुक्त बनने दो, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। यहां पर भी वही खेल है। इसी तरीके से वो बाकी और भी राज्यों में कर रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है, चाहे असम हो चाहे जहां ये हालत है। बहरहाल कांग्रेस लड़ रही है, डट के लड़ रही है। तभी तो राहुल गांधी ने केरल में कहा कि एलडीएफ और भाजपा का गठबंधन साफ देखा जा सकता है, दोनों एक ही के साथ खड़े हैं, दोनों अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं, सब कुछ उन्हीं को दिया जा रहा है। ये वो वामपंथी नहीं रहे जो जनता के लिए लड़ते थे, उनके हकों के लिए, बल्कि ये पूंजीवादियों के साथ खड़े हो जाने वाले लोग हैं। तो वह हो रहा है। तो अब देश को बचाना है, अपना भविष्य बचाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की नीतियां ली है उससे बर्बादी के क्षण आए, युद्ध भड़का है। और युद्ध भड़कने से केरल के जो लाखों लोग नौकरी करते हैं खाड़ी देशों में, उनके जीवन पे, उनकी नौकरियों पे, सब पे खतरा आया है। खुद भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने बताया है कि सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं खाड़ी देश से, जो लाशें आ रही हैं, औसतन रोजाना 20 से अधिक लाशें आ रही हैं। होर्मुज में जो मारे गए हैं नाविक और मैरीन के लोग, वो सभी के सभी भारतीय। यानी यह नुकसान हो रहा है भारत का। तो इस तरह से होता है। इसके बाद आप देखिए, ये लोकतंत्र के को भी बुलडोज करते हैं, तो यह भी देखने को मिलता है। तो इस पे जिस तरीके से करते हैं उसको समझने के लिए यूं देखना होगा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर जिस तरह से एकाधिकार बना के रखे हुए, वह चिंताजनक है। और उसका उदाहरण देखने को मिला पश्चिम बंगाल के पिनहाटी निर्वाचन क्षेत्र में। चुनाव आयोग का जो सेक्टर अधिकारी ऑफिसर नियुक्त था, वो अतुल चक्रवर्ती, वो बीजेपी के झंडे और उनकी प्रचार सामग्री को व्यवस्थित कराता है और उनको किस तरह से कहां कैसे कैसे जाना है, कहां बटना है, कहां लगना है, इसका काम कर रहा था। ऑन कैमरा वीडियो में आया है। और इसी तरीके से तमाम दूसरे अफसरान भाजपा के कार्यकर्ता की तरह से काम करते आ रहे हैं, कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह से काम करते आ रहे हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र पर हमला करने का काम होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नफरत फैलाने और दूसरे काम करने के लिए सब कुछ किया जाता है। जब कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ता और वहां के नेता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जब विरोध होता है और इसको लेकर के होता है, तो उनके ऊपर लाठियां चलती हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से तमाम सारे संकट पैदा किए जा रहे हैं। तब भारत की वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जस्टिस है, जस्टिस नागरत्ना, वो कहती है कि चुनाव आयोग को किसी पार्टी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना बड़ा साफ कह देती है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, उन पर किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और वो यही नहीं कहती है, वो ये भी कहती है कि चुनाव आयोग के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग और वित्त आयोग का मूल ढांचा एक जैसा है। ये संस्थाएं बाहरी मूल ढांचा चूंकि एक है, बाहरी प्रभावों से मुक्त होती हैं और इन्हें रहना चाहिए, ये विशेषीकृत होती हैं। इन्हें ऐसे क्षेत्र की निगरानी का दायित्व दिया गया है जिससे कि वो किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर हो और उससे दूर एक महान लोकतंत्र की स्थापना में, महान राज्य की स्थापना में योगदान दे। सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह से होना चाहिए। जी हां,
भविष्य की होने वाली चीफ जस्टिस है। तो वो नागरत्ना यह संदेश देती है, यह संदेश देश को भी है और पूरी दुनिया को भी है कि लोकतंत्र में कैसे होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भूमिका की है, यानी नरेंद्र मोदी ने, उसके कारण हमारे क्षेत्र में भारतीय जो जल क्षेत्र है उसी के पास में ईरान का जहाज मार दिया जाता है, नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। इसके बाद में ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है, वहां के लीडरशिप को मार दिया जाता है, वो खामोश रहते हैं। वहां के स्कूल में बच्चों को मार दिया जाता है, खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं हम तो तटस्थ हैं। तटस्थता यह होती है कि जब हर गलत को गलत और सही को सही कहा जाए और सही के साथ खड़ा हुआ जाए, गलत को लानत दी जाए। जी हां, लेकिन ये निष्क्रियता की भावना के साथ कहते हैं हम तो हित नहीं साध रहे हैं। उसी कारण है कि आज भारत के अंदर तमाम उद्योग धंधे सब कुछ बंद हो रहे हैं, तमाम तरह के संकट खड़े हैं, पलायन हो रहे हैं जगह जगह मजदूरों के और बुरे हाल है, रोजगार छिन रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन सा भारत का भला कर रहे हैं? तब आता है प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भूमिका अदा की है और लगातार ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसमें एक अहम भूमिका इन्होंने अदा की है, जिससे युद्ध भड़का है और लगातार नुकसान हो रहा है देश का, दुनिया का, मानवता का। तो ऐसी स्थिति में प्रेम, अहिंसा और जिस तरह शांति को भंग किया गया है, तो हमें सोचना है कि हम लोकतंत्र को कहां ले आए। सोचिए, आप इस तरह से बर्बाद किया है। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी और नेहरू के उन सिद्धांतों को जानना होगा, समझना होगा, गौतम बुद्ध के उस महान संदेश को आगे ले जाना होगा। भगवान राम से हमें सीखना होगा कि कैसा राज होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो सब बर्बाद किया है। जी हां, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बादी में ढकेल रहे हैं, उन्हें गलत बातें सिखा रहे हैं। जी, यह सत्य है। तो सोचिए, जानिए, क्योंकि भविष्य आपके बच्चों का है। जय